सबको लगता है। दिन ढलने को था। पहाड़ी गांव होने के कारण गांव के आसपास के घने जंगलों से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई थी, जिन्हें सुनकर साकेत का दिल घबरा रहा था। बस ने गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही उसे उतार दिया और अब वो पैदल ही दादी के घर की ओर निकल पड़ा था। कुछ देर बाद वो अपनी दादी के घर पहुंचा और उसी के साथ कुछ धुंधली यादें साकेत के दिमाग को छू कर निकलने लगी। सामने एक पुराने जमाने का लकड़ी की कड़ी वाला दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिसका नीला पेंट छूटकर पपड़ी बन चुका था। साकेत ने दरवाजे की कड़ी को कई बार बजाया, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। लगता है घर में कोई है ही नहीं। साकेत अभी वापस मुड़ने को था कि तभी उसे दरवाजे के सामने एक झुकी कमर और झुर्रीदार त्वचा वाली बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। दादी माँ, पता नहीं आपने मुझे पहचाना या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपका पोता साकेत। साकेत खुशी से उछलते हुए बोलता चला जा रहा था, लेकिन सामने खड़ी दादी के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? रोका था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। साकेत अपने माँ और पापा के साथ मुंबई शहर में रहता था। मुंबई में ही उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में बचपन की वो यादें ताज़ा थी, जब वो अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। 2 दिन पहले। पापा, दादी वहाँ गांव में अकेली रहती है, हम कभी वहाँ जाते नहीं। मैंने सोच लिया है, मुझे अब दादी के गांव जाना है। बेकार की बातें मत करो। उस जगह से निकल पाना इतना आसान नहीं था। अब अगर हमें मौका मिला है वहाँ से दूर रहने का, तो उस अंधेरे में लौटने की बात मत करो मेरे सामने। लेकिन पापा, ऐसा क्या है उस गांव में? और अगर इतनी ही बुराई है तो दादी को वहाँ क्यों छोड़ा हुआ है? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया आप? हो सकता है आपको अपनी माँ से कोई लगाव ना हो, लेकिन मैं अब दादी को वहाँ अकेले ऐसे गुमनाम जिंदगी नहीं जीने दूंगा। दादी हमारे साथ आकर मुंबई में रहेंगी। इतना कहकर साकेत गुस्से में पांव पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह जब साकेत की माँ उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है, तो देखती है कि वो अपने कमरे में नहीं है। बस टेबल पर साकेत की हैंडराइटिंग में लिखी हुई एक चिट्ठी उसे पड़ी नजर आती है। मम्मी, पापा, आप लोगों को मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ और घर छोड़कर कहीं भाग भी नहीं रहा हूँ। बस दादी के पास जा रहा हूँ। कुछ दिन उनके साथ बिताऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो मेरे साथ शहर लौट आए। सत्यानाश, ये क्या कर दिया इस लड़के ने? चलिए, हमें भी चलना होगा। अब और कोई रास्ता नहीं है। चिंता मत करो, गाँव में माँ है और वो जानती है कि उन्हें अपने पोते की रक्षा कैसे करनी है। लौट आएगा कुछ दिन में। आज के दिन। अब तुम आ ही गए हो तो ठीक है। भीतर वाला कमरा तुम्हारे लिए खोल दिया है। कमरे में चारपाई है, घड़े में पानी भी रख दिया है। खाना खा लो, उसके बाद अपने कमरे में आराम करो। ठीक है दादी। और हाँ, भूल से भी रात के समय घर से बाहर मत निकलना। खिड़की खोलकर बाहर झांकने की कोशिश भी मत करना, समझ गए? साकेत ने दादी की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। ऐसा नहीं था कि साकेत दादी की धमकी से डर गया था, लेकिन लंबे सफर की थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई थी। अगले दिन शाम को साकेत छत पर बैठा हुआ था कि तभी उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है। अरे छोरा, छत पर क्या कर रहा है तू? आज अमावस्या का दिन है। भूल से भी दिन छिपने के बाद घर से पाँव बाहर मत निकालना। दादी की बात सुनकर साकेत छत से नीचे आ जाता है। ये क्या चल रहा है? कल भी उन्होंने मुझसे कहा रात के समय घर से बाहर मत निकलना, और आज फिर से वही अमावस्या की बात कर रही हैं। साकेत अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर अपनी दादी पर पड़ती। वो जमीन में बैठ नींबू और मिर्ची धागे में पिरोकर तैयार कर रही थी। पास ही में कुछ सुइयां और एक कटोरी में लाल रंग भी रखा हुआ था। दादी आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने नींबू को लाल रंग से रंग दिया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके नींबू के अंदर सुइयां चुभोई और फिर घर के दरवाजे और खिड़कियों पर उस नींबू मिर्ची को ले जाकर लटका दिया। दादी, ये सब क्या कर रही हो आप? ऐसे घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों लटका रही हो? बेटा, मैंने कहा ना, आज अमावस्या की रात है। आज की रात वो जरूर लौटेगी। अमावस्या की रात हमारे गांव पर बहुत भारी रहती है। जिस भी घर के दरवाजे पर उसे ये नींबू मिर्ची लटका हुआ नहीं मिला, उस घर के अंदर वो प्रवेश कर जाएगी। दादी की बात सुनकर साकेत की हंसी छूट जाती है। अरे दादी, कौन कौन आपके घर में प्रवेश कर जाएगा? ये कैसी बातें कर रही हो आप? रूह है वो, भटकती आत्मा है। बचकर रहना उससे, किसी पर तरस नहीं खाती वो। दादी की बातों को सुनकर साकेत चुप हो जाता है। देर रात गए साकेत को शरारत सूझती है और वो दरवाजे पर लटके नींबू मिर्ची को उतारकर नींबू पानी बनाता है और छत पर जाकर उसे पीने लगता है। ये गांव वाले पता नहीं कब तक इन्हीं सब दकियानूसी बातों में फंसे रहेंगे। अरे नींबू चौखट पर लटकाने के लिए नहीं, नींबू पानी बनाने के लिए होता है। साकेत ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके वीडियो बनाने लगा।
रात के ठीक 12 बज रहे हैं। मेरे हाथ में इस नींबू का बना हुआ नींबू पानी है, जिसे दादी ने मंत्र पढ़कर रंग रोगन करने के बाद चौखट पर लटकाया था। और शाम के 6 बजे से ही मुझे कमरे में बंद करके रखा था दादी ने। कह रही थी भटकती आत्माएं घर में घुस जाएंगी। रात के 12 बजे भी कोई भटकती आत्मा नहीं दिख रही मुझे छत पर। अभी काफी लेट हो गया है, अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। बाकी कल मिलते हैं। साकेत ने ये वीडियो अपने पापा को सेंड किया और उसके बाद अपना नींबू पानी खत्म करके वो अपने रूम में जाकर सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे का समय था। कमरे से आ रही अजीब किस्म की खुसफुसाहट सुनकर साकेत की नींद टूट जाती है। आँख खोलते ही उसे कमरे से पसीने की तेज बदबू महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ा हुआ नींबू जला रहा हो। धीरे धीरे करके वो सड़न बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ कमरे में हल्का धुआं भरता जा रहा था। पसीने में उसके शरीर का रोम रोम भीग चुका था। घबराकर उसने पंखे की ओर देखा। पंखे पर एक काला साया उसे बैठा नजर आया, जो अचानक से साकेत के ऊपर कूद पड़ा। साकेत के मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वो बेड से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी नीली रोशनी में उसने अपने सामने एक साए को खड़े हुए देखा, जिसकी आंखें काली थी और मुंह से खून बह रहा था। उसके शरीर पर हूबहू वही कपड़े थे जो साकेत ने पहने हुए थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल सफेद था। साकेत ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसने चौंक कर लाइट जलाई, लेकिन अब कमरे में कोई नहीं था। ना वो परछाई, ना धुआं, ना गंदी बदबू। किसी तरह सुबह के 4 बजे और गांव में लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। आंगन में दादी के झाड़ू बुहारने की आवाज सुनकर साकेत अपने कमरे से निकलकर बाहर आंगन की तरफ आ जाता है। सब ठीक है ना बेटा? तू ऐसा परेशान सा क्यों नजर आ रहा है? दादी की बात के जवाब में साकेत के चेहरे की हवाइयां सी उड़ जाती हैं और वो घबराकर दरवाजे की चौखट की ओर देखने लगता है। दादी भी मुड़कर चौखट की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चौखट पर लटकी हुई नींबू मिर्ची अपनी जगह से गायब थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने तो शाम को ही नींबू मिर्ची लटका दी थी, कहाँ चली गई? इसका मतलब उसे घर में घुसने का रास्ता मिल गया। मुझे माफ कर दो दादी, वो कल रात में। इतना कहते ही साकेत का शरीर अकड़ने लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और आंखें पलट गई थी। दादी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ने लगा था। उसे अनिष्ट की आशंका हो गई थी। दादी दौड़कर मंदिर की तरफ जाती है और मंदिर से लाकर रक्षा सूत्र उसके हाथों में बांधकर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगती हैं। कुछ देर बाद साकेत को होश आ गया था, लेकिन उसकी आंखें सामान्य नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। दादी साकेत को उसके कमरे में ले जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। हर गुजरते पल के साथ साकेत की हालत खराब होती जा रही थी। कभी वो जोर जोर से हंसता तो कभी दीवार में सर मार मार कर बुरी तरह से रोने लगता। कभी अपने सर के बाल नोचता तो कभी दरवाजा खुलवाने के लिए जोर जोर से उसे पीटना शुरू कर देता। दूसरी ओर जिस बात का डर था वही हुआ। साकेत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हमें इसी वक्त गांव जाना होगा। क्या हुआ जी? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? साकेत के पापा उसकी माँ को वही वीडियो दिखाते हैं जो साकेत ने पिछली रात रिकॉर्ड किया था। हे भगवान, इस वीडियो में तो साकेत के पीछे कई सारी काली परछाइयां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब जो गांव के बारे में कहा जाता है वो सब बिल्कुल सच है। ये क्या अनर्थ कर दिया साकेत ने? मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना? साकेत के मम्मी पापा गांव के लिए निकल जाते हैं और उधर गांव में साकेत की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। ये बुढ़िया, खोल दे दरवाजा, वरना ले जाऊंगी इसे अपने साथ। खोल दे बुढ़िया। दादी, मुझे बचा लो मुझे दादी। कहते हैं अपनी करनी का फल आदमी को भोगना ही पड़ता है। मैंने सालों पहले अपने बेटा, बहू और पोते को यहाँ से भेजकर सोचा था कि शायद इस लड़ाई में मैं जीत गई, लेकिन मैं गलत थी। मुझे बाबा के पास जाना होगा। अब आगे का उपाय वही बता सकते हैं, वरना मैं अपने पोते को खो दूंगी। लेकिन साकेत को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? कुछ समझ में नहीं आता। तभी दादी को अपने दरवाजे के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आती है और साकेत के माँ पापा गाड़ी से निकलकर घर के अंदर आते हैं। साकेत, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, दादी ने मुझे इस कमरे में बंद करके रखा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा, प्लीज दरवाजा खोल दो। ये क्या किया है माँ आपने? उसे कमरे में बंद करके क्यों रखा है? अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना पता नहीं आप क्या करती मेरे बेटे के साथ। बावला मत हो, तेरे बेटे की भलाई के लिए ही उसे वहाँ बंद करके रखा है। ये सब चाल है उसकी, दूर रहे। अरे बिल्कुल ठीक तो है मेरा बेटा, बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है और आपने उसे वहाँ अंधेरे में बंद करके रखा है। मैं कहती हूँ निकालिए मेरे बेटे को बाहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
रुक जाओ, अभी सब समझ जाओगे। नहीं खोलूंगी, ऐसे ही कैद करके रखूंगी तुझे। कितनी देर कैद रखेगी मुझे? बस कुछ घंटे। आज रात को ले जाऊंगी अपने साथ। समझ गए तुम दोनों, अभी तुम यहीं रुको। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, दरवाजा मत खोलना। मैं तांत्रिक बाबा के पास जाकर कुछ उपाय पूछ कर आती हूँ। दादी तांत्रिक के यहाँ जाकर उसे सारी बातें बताती है। वो ऐसे नहीं लौटेगी, उसे एक बलि चाहिए। बलि लिए बिना वो तेरे पोते के शरीर को नहीं छोड़ेगी। दादी तांत्रिक को अपने घर ले आई। दिन ढलने लगा था। साकेत पर उस आत्मा की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। दादी दरवाजा खोलती है और उसी के साथ बाबा साकेत के पिता और माँ मिलकर उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। बाबा ने हवन शुरू कर दिया था। पूरी रात बाबा तंत्र बल से हवन कुंड में नींबू, मिर्ची और नारियल की आहुति देकर मंत्र पढ़ते रहते हैं। हर आहुति के साथ साकेत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसकी माँ और पापा के हाथ पांव फूल रहे थे। सुबह की पहली किरण पड़ते ही बाबा ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा और उसी के साथ साकेत और उसकी दादी दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। साकेत के माँ और पिता ये देखकर घबरा जाते हैं और पानी के छींटे मारकर दोनों को होश में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद साकेत होश में आ चुका था, लेकिन दादी, उन्होंने उस रात खुद की बलि देकर अपने पोते की जान बचा ली थी। दादी फिर कभी लौटकर नहीं आई। ये सारा खेल 25 साल पहले साकेत के दादाजी के साथ शुरू हुआ था। साकेत के दादाजी को तंत्र मंत्र की सिद्धियां पाने की धुन सवार थी। अपनी इसी जिद में उन्होंने सिद्धियां पाने के लिए 5 अमावस्या को लगातार कुंवारी लड़कियों की बलि दी थी। कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अमावस्या के दिन उन 5 लड़कियों की मौत हुई थी। इसीलिए हर अमावस्या को इस परिवार के सदस्य की बलि लेने के लिए वो आत्मा लौटती है। ऐसी ही एक अमावस्या को साकेत के दादाजी की मौत हुई थी। उन प्रेत आत्माओं से बचने के लिए पिछले 25 सालों से दादी दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटका रही थी। अपने बेटे और उसके परिवार को इन सब से बचाने के लिए दादी ने सालों पहले उन्हें शहर में रहने के लिए भेज दिया था और वादा लिया था कि वो फिर कभी इस गांव में लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाने का वादा दादी ने पूरा कर दिया था, लेकिन दादी की मौत इतना जरूर सिखा गई थी कि इंसानों की दुनिया के पार एक और दुनिया है, जिससे उलझना इंसान के लिए हमेशा घातक ही होता है।